गुजरात में तो किसी और ने गर्दन काटा, बाबरी मस्जिद किसी और ने तोड़ी, लेकिन सीमांचल में उठती हुई अक़लियतों की एक सियासी क़ुव्वत, एक जो हमारी राजनीतिक शक्ति थी जो उभर रही थी, उसका गला अगर किसी ने दबाया है तो राजद ने दबाने का काम किया है। एक साहब ने मुझे यहाँ तक कहा था कि साहब हम लोगों ने अपनी बोली इतनी चढ़ा के रखी है कि वो लोग हिम्मत नहीं करेंगे दोबारा हम लोग आने के बाद। आप इत्मीनान देखिए, हमारे पास लोग आते हैं, हमने अपनी कीमत इतनी बढ़ा के रखी है कि वो लोग हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। चारों में सरदार कौन है इस गुट का, मतलब कौन लेके गया इनको? अब सरदार किसको कहे, बिकने के लिए हर कोई तैयार था, लेकिन अगुवाई का काम जाहिर है कि शहनवाज साहब का दिल उचाट था बेचारे का। ये चारों जो हैं अरबपति लोग हैं, उनके सामने मतलब मेरी कोई हकीर की कोई ताकत नहीं है, चूँकि दौलत के पैमाने उनके लिए पैमाना दौलत है, मेरे लिए दौलत पैमाना नहीं है। इस घर में बैठे हैं आप, मैं किराए के घर में रहता हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे वालों को ही आपने टिकट दिया तो शायद टिकट लेने में भी देने में भी लेन देन हुई है, ऐसे भी इल्ज़ामात लगते हैं। माई का लाल हो तो साबित कर दे। अब जो आपके हिसाब से जो पैसे करोड़पति अरबपति लोग हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट आपके अमीर लोग ही क्यों हो गए? फिर ऐसी क्या जरूरत है? अरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि चूंकि इलेक्शन क्या कोई एक आम परिवार का आदमी कोई कैंडिडेट नहीं मिला? गले लगाया, पेशानी चूमी, और जिन लोगों की पेशानी चूमी उन लोगों ने दूसरों के कदम चूमे। अगर जो कदम चूमने वाले हैं उसको पेशानी के चूमने की कोई कीमत मालूम नहीं होती। परिंदा जो कफस में रहने का आदी हो जाता है, आज़ादी से उनको बड़ा डर लगता है। जो लोग गुलामाना सियासत के आदी हो गए हैं, वो लोग आज़ाद सियासत करने से बहुत घबराते हैं। बिहार से एआईएमआईएम के 5 विधायकों में से 4 राज्य में जा चुके हैं, और अभी हमारे साथ एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, और जो एआईएमआईएम के अब अकेले विधायक बचे हैं बिहार से, अमोर विधानसभा से विधायक, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ दिन पहले ही हमारी बात हुई थी, उस वक्त आपने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पार्टी नहीं टूटने वाली है, विधायक आपके साथ हैं। तो क्या मतलब पार्टी को इस तरह का अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का भूकंप, भूचाल, जलजला आने वाला है आपके पार्टी के अंदर? देखिए, गैर मोतबर ज़राए से मिली ख़बरों के मुताबिक हम लोगों ने इन विधायकों से बात की। सब लोगों ने पार्टी छोड़ने के मामले में किसी भी साजिश का इनकार किया, ताहम फिर भी ख़दशा था, और हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबको बुला भेजा कि हैदराबाद आएँ और पार्टी के बिहार के ताल्लुक़ से हम लोग मशवरा करेंगे। एक साहब मुल्क से बाहर थे, उम्रा के लिए गए हुए थे, और एक साहब यहाँ रहते हुए नहीं गए। 3 आदमी हम लोग गए, 3 में जिसमें शहनवाज साहब थे और जनाब भाई अंजार नईमी साहब थे। वहाँ इत्तफाक से मौलूद की महफ़िल में एक जलसा भी हुआ, और वहाँ तो जनाब भाई हमारे शहनवाज साहब ने कहा कि इस पार्टी का बड़ा एहसान है हमें जिताने में, मरते दम तक इस पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब इतने सारे इकरार के बाद अगर कोई दगा दे दे और दौलत और पैसे की बुनियाद पर अपने ज़मीर का सौदा कर ले, आवाम के एतमाद को ढा दे, तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? इंसान है, इंसान तो उसूलों से बंधा हुआ रहता है, जानवर तो है नहीं गाय बकरी के जो उसे आप बांध कर रखेंगे। तो हम लोगों ने यकीन किया, चूँकि अपने दिल में धोखा, फरेब और साजिश नहीं है, तो सादा लौह तबीयत हमारी, और हम लोगों ने इसी अंदाज से यकीन किया। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि नहीं साहब, इन लोगों से मिलकर तो एहसास नहीं हुआ कि हमसे बेवफाई करेंगे। ये 29 को बुधवार को ये चीज़ हुआ, तो उससे पहले तक, क्या एक दिन पहले तक भी अंदाज़ा नहीं था पार्टी को? हाँ, अंदाज़ा चंद दिनों पहले पटने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें भी हाजी इज़हार अस्फी साहब और नईमी साहब उर्दू के मसाइल पर हम लोगों ने किया, बड़ी डटाई के साथ मौजूद थे। इन लोगों को चूँकि भाई कोई उसूली इख्तलाफ होता तब ना कोई बात करते, इन लोगों को छुप के अपना सौदा करना था, तो जाहिर है कि ज़मीर का सौदा छुप के ही किया जाता है, तो इन लोगों ने किया। सिर्फ ज़मीर का सौदा या और कोई सौदा का अंदाज़ा लग रहा है? नहीं, ज़मीर का सौदा क्या, इन लोगों का मुमकिन है कि इनको यकीन दहानी कराई होगी, उम्मीदों के सब्ज़ बाग दिखाए गएंगे, लेकिन जैसी खबरें आती हैं मोटी रकम पर सबका सौदा हुआ है। अब ये जाने, मोटी रकम की खबर है आपके पास? यकीनन ये तो पहले दिन से बिकस्ट कर रही है, आम लोग तो खबर है, अब कितने की खुदा जाने, कितने लोगों की वो है ना। तो ये हुआ, तो उसमें से बल्कि एक साहब ने मुझे यहाँ तक कहा था कि साहब हम लोगों ने अपनी बोली इतनी चढ़ा के रखी है कि वो लोग हिम्मत नहीं करेंगे दोबारा हम लोग आने के बाद। आप इत्मीनान देखिए, हमारे पास लोग आते हैं, हमने अपनी कीमत इतनी बढ़ा के रखी है कि वो लोग हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। कौन थे साहब, अगर आप नाम लें? अब चलिए, ये लोग चले गए तो इनमें तो सब बराबर के हैं, दगा देने वाले सब बराबर के हैं, तो क्या कहिए इनको। जब हैदराबाद नहीं गए, रुकनुद्दीन साहब नहीं गए और इज़हार अस्फी साहब उम्रा पे गए हुए थे, तो रुकनुद्दीन साहब जब नहीं गए तब आप लोगों को कुछ गड़बड़ लगा कि रुकनुद्दीन साहब शायद ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं?
नहीं, अब उस वक्त चूँकि एक हादसा वहाँ हो गया था, तो अब खानका से उनका रिश्ता है। और अवैसी साहब ने कहा था कि खानका के सज्जादा नसी के बेटे हैं, ये यकीनन है कि दगाबाज नहीं होंगे। और उन्होंने उस वक्त कहा कि साहब हमारे यहाँ एक हादसा हो गया है हाईवे में, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। तो उस पर भी यकीन किया लोगों ने, उस पर भी यकीन किया लोगों ने। अभी आपको क्या लग रहा है कि इन चारों में सरदार कौन है इस गुट का, मतलब कौन लेके गया इनको? अब सरदार किसको कहे, बिकने के लिए हर कोई तैयार था, लेकिन अगुवाई का काम जाहिर है कि शाहनवाज साहब का दिल उचाट था बेचारे का। जा जा के छुप छुप के मिलना, और उधर राजद का मुसल्लत कर दिए गए थे, है ना। और लोग उन पर खाते उठते बैठते, कमरे में सफ़र में राजद के जासूस लोग उनके साथ लगे रहते थे। जाहिर है कि इन्हीं का काम है। मतलब तो उनसे कुछ बात हुई नहीं इस बारे में आपसे, मतलब जाने से पहले? अब जाने से पहले तो उनसे भी बात हुई थी। मेरी बात तो परसों सुबह भी उन लोगों से हुई है कि भाई यहाँ अग्निपथ के मामले में सारी पार्टियों का मुश्तरका फ़ैसला है कि हम लोग धरना में, मैं बैठा हूँ, राजद के लोगों के साथ बैठा हूँ, कम्युनिस्ट के लोगों के साथ बैठा हूँ, माले के लोगों के साथ बैठा हूँ, आप लोगों को भी रहना चाहिए। लेकिन हम तो पार्टी के वसूलों पर अपना काम कर रहे थे, अंदर ही ये लोग दूसरे मशवरे में शामिल थे। अब जैसे राजद वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, तो अब ऐसा अंदाज़ा लग रहा है आपको कि शायद राजद की सरकार बन सकती है? भाई सरकार किसी की बने, हम लड़े, पहले बुनियादी तौर पर यह समझना पड़ेगा कि बिहार की तमाम तर पार्टियां इक़्तिदार के हुसूल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सिर्फ सरकार बनाने की, चाहे जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो चाहे गलत हो, सब तरह सरकार बनाना चाहते हैं। एमआईएम जो उठी है, एमआईएम उठी है सीमांचल की पसमानदगी के ख़िलाफ़ एक तहरीक उठी है। हम सीमांचल के हक़ व हुकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के पसमानदा आबादी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो दलित हो, महरूम तबक़ात हो, उनके लिए हम उठे हैं। हुकूमत बहुत ज़्यादा मायना हमारे पास नहीं रखता है, लेकिन हाँ हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी क़ुव्वत बनकर उठें कि चाहे हिज़्ब मुखालिफ हों चाहे हुकूमत वक्त के लोग हों, वो हमारी बात मानने पर मजबूर हों। उसी ताकत के हुसूल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जाहिर है इसमें हमारी जो बुनियाद है वो बुनियाद है सीमांचल की बेबसी, गुर्बत, सैलाब से तबाही, बेरोज़गारी। यही वजह है कि हमारी इस तहरीक का साथ देने में हमारे पार्टी के जिस तरह से कैडर होते हैं उससे ज़्यादा उन मज़दूर बच्चों ने जो दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, बैरून मुल्क, चाहे वो गल्फ़ में हो या कहीं हो, उन लोगों ने एड़ी चोटी की जोड़ लगाई, अपने पैसे लगाए। और माओ ने जब ये कहा कि मेरे बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रही है, तो रोज़े रखे, बहनों ने रोज़े रखे, और अपना माल लुटा कर लोगों ने, अपना वक्त बर्बाद करके, अपना कारोबार को बंद करके लोगों ने इस पार्टी का साथ दिया कि नहीं साहब, इन 75 सालों के दरमियान में ये पहली ऐसी ताकत है जो सीमांचल के दर्द की बात करती है, हम सीमांचल का साथ देंगे। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि सीमांचल के करोड़ों अवामों के ख्वाबों को चकनाचूर इन लोगों ने किया है, उनके एतमाद को इन लोगों ने धोखा दिया है। सरकार बनने की बात मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि 2020 चुनाव में इन लोगों ने, तेजस्वी यादव ने खुद आकर दावा किया था कि वादा किया था यहाँ के लोगों से कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सीमांचल विकास आयोग का गठन करेंगे। अब ये बात फिर से ये लोग कह रहे हैं, तो अगर इस तरह का कुछ होता है तो क्या वो बेहतर नहीं होगा, और उसमें क्या समर्थन रहेगा? तंजील साहब, आप बाशूर पत्रकार हैं और होशमंदी के साथ लगभग 15-20 सालों से आप देख रहे हैं। ये जुमला आज बोलने पर मजबूर किसने किया? सीमांचल विकास खंड, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल। 15 साल तक तो इनके अब्बाजान की हुकूमत रही। 15 साल तक सीमांचल के लिए स्पेशल बात कोई उठी नहीं उठी। ये उठी तो किसकी तहरीक उठी? ये 2015 के 16वीं अगस्त को जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सीमांचल की पसमानदगी के हवाले से कहा कि तुम्हारी पसमानदगी का हल तुम्हारे वज़ीर बनने से नहीं है, बल्कि तुम्हारे सीमांचल का हल तुम्हारी अपनी क़ुव्वत और यहाँ पर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल से बनना पड़ेगा। तो हम तो यही करें, यही तो मजलिस की कामयाबी है कि हमारे अल्फाज लोगों को दोहराने पड़ रहे हैं। 40-40 किलोमीटर पुल नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है, बेरोजगारी है, पर कैपिटा इनकम कम है। आज ये अल्फाज कभी कोई बोलते नहीं थे, आज लोगों को बोलना पड़ रहा है। यही तो एमआईएम चाहती है कि एमआईएम इस एजेंडे पे काम कर रही है ताकि सीमांचल के साथ 75 सालों से लोगों ने गुलाम बनाया है, और एक ऐसी झांसा दिया ऐसा इन सेकुलर पार्टियों के साथ, कथाकथित मुबैना सेकुलर पार्टियों के साथ कि मेरे साथ मिलकर रहो, हम तुम्हारा वो करेंगे, कल्याण करेंगे। लेकिन क्या किया हमारे लोगों ने? एक टिकट के खातिर लोगों को गुलाम बना के रखा गया और कभी उनको हक नहीं दिया गया। और ये राजद आज कहती भी है कि ये झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, वो हमारे लिए काम नहीं करेगी। अगर हमारे लिए काम करती तो आज मैं समझता हूँ इस मुल्क में मुसलमानों का जान का दुश्मन ठहरा, गर्दनें काटी गई हमारी, माँ बहनों की इज्जतें लूटी गई हमारी, इबादत खाने तोड़े गए हमारी शरीयत पर हमला हुआ, हमारे इबादत खाने तोड़े गए। सब लोगों का ये कहना है
कि आज हमारी जो वक़्त घटी है, दाढ़ी हमारी नोची जा रही है, टोपी उतारी जा रही है, बहनों के बुरखे उतारे जा रहे हैं, उसकी वजह है कि हम सियासी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। अगर हमारे दरमियान में सियासी क़ुव्वत होगी तो हम अपनी गर्दनों की हिफाजत, अपने शरीयत की हिफाजत, अपने जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, इबादत खाने की हम हिफाजत करेंगे। और उसी ताकत के हुसूल की तरफ जब हम बढ़ रहे थे तो गुजरात में तो किसी और ने गर्दन काटा, बाबरी मस्जिद किसी और ने तोड़ी, लेकिन सीमांचल में उठती हुई अक़लियतों की एक सियासी क़ुव्वत, एक जो हमारी राजनीतिक शक्ति थी जो उभर रही थी, उसका गला अगर किसी ने दबाया है तो राजद ने दबाने का काम किया है। राजद का असली चेहरा सामने में आ गया है कि माई, पहले कहते थे माई का मतलब लोग गलतफहमी से लेते थे कि एम से मुस्लिम और वाई से यादव, नहीं, माई से मतलब मेरा, मेरे अलावा कोई नहीं। तुम आओ मेरे यहाँ तो जूते उतार कर आओ, तुम जाते हो अवैसी से गले मिलते हो, मेरे यहाँ आओगा तो कदम चूमना पड़ेगा। और लोगों ने कर भी दिखाया। ये पार्टियाँ यही चाहती हैं कि मुस्लिम क़यादत रखील बनकर रहे, हमारी मुस्लिम वोट हमको दें, और ये सारे हालात कहीं उसकी गर्दन काटी जाए, कहीं इबादत खाने तोड़े जाए, कहीं दाढ़ी नोची जाए, और उसके खौफ के मामले मैं जो बयान देता रहूं तो मेरे पनाह में लोग आ जाएं। ये अपनी सियासी क़ुव्वत नहीं बनाए। लेकिन मैं समझता हूं ये भूल है राजद की। अब मुस्लिम नौजवानों में, महरूम तबकात में, दलितों में गैरत पैदा हो गई है कि वोट हमारा है, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा है। मैं तो हर मामले में समझौता करने के लिए तैयार था। जब रिजल्ट हुआ, जनाब आदर करता हूँ लालू यादव जी का, उन्होंने मुझे टिकट दिया, जब तक पार्टी मेरा बड़ा सम्मान दिया उसने, और उन्होंने फ़ोन किया, अख्तर तुम तो हमारे आदमी हो, कहाँ हो, आओ सब लोग साथ दो। मैंने कहा सर बिल्कुल, हमें बात कर लेने दिया अवैसी साहब से। अवैसी साहब से भी 10 बार उसने बात करने की कोशिश की। अवैसी साहब ने हम लोग को कह दिया कि भाई आप जाइए, लालू जी को मेरा सलाम कहिए और कह दीजिए कि उनके आंकड़े पूरे होते हैं हमारे लोगों के जाने से, तो हम बगैर शर्त के उसको हिमायत करेंगे। हमने हिमायत का ऐलान कर दिया। जब हाउस में बनने की बात आई स्पीकर की, उनके कहे बगैर हम उनकी हिमायत में खड़े रहे, बहुत सारे इशूज में उनका साथ दिया। फिर मुझको तोड़ने की ज़रूरत क्या थी? अभी तो हुकूमत भी बनने उसकी नहीं जा रही थी, लेकिन हमको तोड़ा क्यों? तोड़ा इसलिए कि उनको गुमान था कि मुसलमानों के दरमियान में, उन पसमानदा आबादी में कोई लीडरशिप जन्म नहीं ले सकती है। और यही वजह है कि हम लोगों ने 2020 के इलेक्शन से पहले उनसे मुआहदा करने की बात की तो नकार दिया हम लोगों को। लेकिन जब उनको पता चला कि नहीं, इन लोगों ने अपनी ज़मीन पैदा कर ली, तो इनको तोड़ डालो, मसल दो। आप देख लीजिए तारीख, यूपी में भी आज जो हस्र हुआ है मुलायम सिंह के साहबजादे का, अय्यूब साहब की पार्टी को किसने तोड़ा? इसी मुलायम जी ने तोड़ा। और यहाँ पर हमको तो उम्मीद थी, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा तेजस्वी जी ऐसा कर सकते हैं, लालू जी हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उनका आदर करते हैं, और लालू जी हमेशा अक़लियतों की बात करते हैं, समाजी समरसता की बात करते हैं, समाजी इंसाफ की बात करते हैं, कमज़ोर तबकात की एम्पावरमेंट की बात करते हैं। वो कम अज़ कम गरीब और पसमानदा मुसलमानों के दरमियान में उठी हुई इस राजनीतिक शक्ति को, जो 75 साल के बाद 5 औलाद आई है, इसका गला कम अज़ कम लालू जी तो नहीं दबाएंगे। लेकिन लालू जी की उपस्थिति में ऐसा हुआ, शायद दुनिया को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लालू जी जो हमेशा पड़खड़ होकर माइनॉरिटीज़ के बारे में बोलते हैं, तो वो बोलते इसलिए सिर्फ हैं कि मैं बोलूं ताकि ये लोग मेरा वोटर बन के रहे, मैं करूं क्या इनके लिए। देखिए बात बढ़ेगी तो आगे तक जाएगी। रेलवे की मुलाजमत में हमको क्या हिस्सा मिला, क्या क्या पार्टी की कारकर्दगी रही, एक लंबी दास्तान है। लेकिन अभी चूँकि गम है और सदमा है, लेकिन मैं, आप लोग कहते हैं एक अकेले विधायक बचे हैं, मैं एक अकेला नहीं हूँ। आपको लगता है कि सदन में मैं अकेला हो गया हूँ, लेकिन आज भी सीमांचल की करोड़ों आबादी और बिहार की बड़ी आबादी जो कल तक हमारे साथ नहीं थी, आज उसने राजद का चेहरा देख लिया है कि राजद वही पार्टी है जो मुसलमानों के राजनीतिक शक्ति को उभरने नहीं देना चाहती है। आज बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ सब्र से काम लीजिए और असली चेहरा देख लीजिए, है ना। इनकी बातों पे न जाइए क्या कहता है, इनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है, इनके अमल को देख लीजिए कि ये भले ही बात करें माइनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन माइनॉरिटीज़ को लोग कहीं आगे बढ़ने के लिए नहीं देना चाहते। मैं साफ बात बता दूं आपको, 2015 में इलेक्शन हुआ, 41% वोट आए थे राजद, कांग्रेस और जदयू के गठबंधन को, उसमें 16% माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया, और अदर देन माइनॉरिटीज 25% वोट थे। उस 25% में 25 लोग वजीर बने थे, चीफ मिनिस्टर उसी के बने थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसी के बने थे, और उनके पास 34 वजारतें थी, 12 वजारतें थी। और 16% माइनॉरिटी का क्या था? कब्रिस्तान की झुंझुना वजारत, गन्ने की वजारत जो चंपारण से बाहर कदम नहीं रख सके, किसी माइनॉरिटी का भला नहीं कर सके। किसकी वजारत? शराब की वजारत जो कतरा कतरा मुसलमानों पे हराम है। किसकी वजारत दी गई? फाइनेंस की। और फाइनेंस के वजीर के का हाल तो यह है कि वो सेठ जी के मुंशी के अलावा कुछ नहीं, पुर्जा लेगा, पैसा देगा, पुर्जा देगा, यही काम उनके करने का। और उनसे कमर्शियल टैक्स भी काट दिया गया। ये तो औकात बता दी है। और आज सीनियर लीडरों का क्या हाल है वहाँ देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी हमारी शरीयत की भी दुश्मन है,
हमारे जान की माल की दुश्मन है, वो हमको पिनपने नहीं देना चाहती है। लेकिन लालू जी भी ऐसा करेंगे ये उम्मीद हम लोग को नहीं थी। मैं आपको कहता हूँ कि अक़लियत के लोग, पसमानदा लोग, दलित लोग भूल जाते हैं बहुत सारी बातों को, लेकिन गुजरात के दंगे को नहीं भुलाया है। 6 तारीख को जिनका जन्म का दिन रहा है, जिनकी शादी की तारीख रही है, वो खुशियाँ नहीं बनाते। 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद की टूटी हुई तारीख याद आती है। और मैं समझता हूँ कि परसों जो इन लोगों ने पार्टी को तोड़ा है 29वीं तारीख को, 30वीं तारीख को इन लोगों ने ऐलान करवाया है, मैं समझता हूँ ये मुसलमानों के, अक़लियतों के, सीमांचल के, दलितों के, पिछड़ों की इस सियासी क़ुव्वत को टूटने की जो तारीख़ बनाई है, इस जुर्म को भी कम अज़ कम अक़लियत और दलित के लोग, सीमांचल के लोग कभी नहीं भूलेंगे। तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा है, आपको बड़े भाई की तरह कहा है। उन्होंने कहा कि वो जब सियासत में आए, राजद की तरफ से एक्टिव हुए, तो आप उन चंद लोगों में से थे जिनके साथ वो घूमते थे और राजनीति जिनसे सीखी है। आपको बड़े भाई की तरह कहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? अभी आप दोनों के रिश्ते कैसे हैं? कल भी आखिरी दिन था, तो जाहिर सी बात है सदन में मुलाकात हुई होगी, तो कैसे आप लोग के रिश्ते हैं? कल भी था, हमारे बिखरे हुए विधायक उनके साथ बैठे हुए थे। कल भी मैंने कहा कि तेजस्वी जी आपने ये गलत किया, क्यों ज़रूरत पड़ी? हम तो हर कदम पर आपके साथ थे, है ना, हर कदम पर हम आपके साथ थे। आज हमारे पंख आपने तो काट दिए हैं, है ना, हमको उड़ने से मजबूर कर दिया है आपने, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? वो करते रहे। हम भी छोटे भाई की तरह उनको मानते हैं, मोहब्बत करते हैं। लालू जी का आदर और सम्मान आज भी हम करते हैं, है ना। क्या कहा जब आपने कहा? अब क्या कहेंगे वो, है ना, चेहरे पे तो था आसार की जुर्म किया है, लफ्ज़ से हमारा आदर और सम्मान के था। मैं अपने पास बैठने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं सोचा कि ये लोग पास तो बैठाते हैं, लेकिन कितना जलील करते हैं, कितना जलील करते हैं। ये उम्मीद बहरहाल उनसे तो नहीं थी। हम लोग तो चाहते थे कि ये आगे बढ़ें, और हम लोग ने कह के आया, लालू जी और तेजस्वी जी दोनों को कह के आया कि भाई अवैसी साहब ने आपको सलाम कहा है, और अवैसी साहब ने कहा है कि हमारे पार्टी के तोड़ने की खबर मिल रही है, और ये पार्टी को मत तोड़िए, हर कदम पर हम आपके साथ हैं। और दलितों और पिछड़ों ने, पसमानदों ने बड़ी मेहनत से इस पार्टी को उठाया है। तोड़िएगा तो सिर्फ विधायक नहीं तोड़े जाएंगे, बल्कि सीमांचल के करोड़ की आबादी जो है वहाँ की, उसका दिल टूटेगा, और पूरे बिहार में जो माइनॉरिटीज़ के दरमियान में और उसके हमदर्द रखने वाले जो दलितों के दरमियान का को बड़ा सदमा पहुंचेगा। ये काम बहरहाल मत कीजिए। विधायकों से बात हुई इसके बाद? नहीं, विधायक लोग तो बेचारे कहाँ रहे, बात नहीं। कल एक नज़र देखा, कुछ लोग सर झुकाए हुए थे, तो मैंने कहा भाई सर तो उठाओ, देख लें एक झलक आपको। तो देखा इन लोगों का बहरहाल। चुके भाई देखिए, ये सभी लोग दौलतमंद लोग हैं। अगर कहिएगा मेरे मुकाबले में कई को गुना दौलतमंद हैं। ये चारों जो हैं अरबपति लोग हैं। उनके सामने में तो मेरी कोई हकीर की कोई ताकत नहीं है, चूँकि दौलत के पैमाने उनके लिए पैमाना दौलत है, मेरे लिए दौलत पैमाना नहीं है। इस घर में बैठे हैं आप, मैं किराए के घर में रहता हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जो हीरे और ज़मरत के तख्त में भी रहते हैं, मिट्टी में जाना है उनको, लेकिन मैं लड़ता हूँ। मैं अगर अपना सौदा कर लेता, लहरू में बह लेता, तो मैं भी महलू में रह लेता। मैं अगर अपना सौदा करता तो बहुत पहले इनसे अच्छी कीमत में बिक जाता। लेकिन वो ज़मीर फरोशी ख़ानदान में हमारी तारीख़ नहीं रही है। इन लोगों ने अपने ज़मीर का सौदा किया है। दौलत के खातिर इन लोगों ने यहाँ के एतमाद को ठेस पहुँचाया है। मैं समझता हूँ कि आने वाला दिन इनके लिए बड़ा तकलीफ़ का दिन होगा। मैं समझता हूँ, जब इन पैसे वालों को ही आपने टिकट दिया, तो शायद टिकट लेने में भी, देने में भी लेन देन हुई है, ऐसे भी इल्ज़ामात लगते हैं। माइका लाल हो तो साबित कर दे, कोई माइका लाल तो साबित हो। बल्कि मैं ये कहूँगा, सारे कैंडिडेट पैसे वाले, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पार्टी ने उन लोगों से कुछ ज़र ज़मानत ली कि ताकि तुम इलेक्शन के ज़माने में पिछले दिनों में हुआ था, ये कैंडिडेट हमारा इलेक्शन में आकर के भाग रहा था पैसा मांगकर 2015 के असेंबली इलेक्शन में। तो पार्टी ने ये तय किया कि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अपना पैसा यहाँ पर जमा करें, और पार्टी के पास जितना उन लोगों ने पैसा जमा किया उससे दोगुनी रकम पार्टी ने उस पर खर्च किया। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा लीडर कहाँ मिल पाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ जो लोगों को उठाने के लिए आए, अपना बेटा और भतीजा और अपने खानदान की सियासत करने के लिए नहीं आए। पार्टी ने सिक्योरिटी के तौर पर इनसे पैसा जमा करवाया था? नहीं, पार्टी ने उस वक्त सिक्योरिटी उसी के खर्च के लिए उसी से करवाया। और मानते हैं क्या आपको कि पार्टी ने उस वक्त उससे कोई पैसा लिया नहीं, सिक्योरिटी जमा करवाया उनका, उन्हीं पर खर्च किया, बल्कि जितना वो जमा किया उससे ज़्यादा खर्च किया पार्टी ने उस पर। फिर ऐसी क्या नौबत थी कि हर जगह आप जो आपके हिसाब से जो पैसा करोड़पति अरबपति लोग हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट आपके अमीर लोग ही क्यों हो गए? फिर ऐसी क्या जरूरत? अरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि चूंकि इलेक्शन क्या कोई एक आम परिवार का आदमी कोई कैंडिडेट नहीं मिला? नहीं, उस वक्त आम परिवार के लोग भी थे, लेकिन हम लोगों ने ज़रा सा कोशिश ये की कि इलेक्शन को यकीनी बनाए। उसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि ये लोग और आए, और पार्टी का वफादारी का दम बढ़ा इन लोगों ने बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर वादा किया, बयानिया तौर पर वादा किया, है ना, कि साहब हम आपका पूरे तौर पर साथ देंगे
और मुझे टिकट मिले न मिले, मैं हारूं या जीतूं, पार्टी के साथ रहूँगा, जीत गया तो ध्यानदारी के साथ पार्टी के साथ रिश्ता निभाऊंगा। सारे वीडियोज़ हैं इनके, सारे वीडियोज़ हैं इनके। कल से जो आखिरी दिन जो राजद की एक्टिविटी देखी गई, जो पुराने राजद के विधायक हैं सऊद साहब, आप जो चीज़ शुरू से इस बार विधायक बनने की बात करते आ रहे हैं कि वंदे मातरम में खड़े नहीं हो रहे हैं या जो भी विवाद चल रहा है, तो कल उन्होंने वो चीज़ किया, तो अब लग रहा है कि आपकी राजनीति जो सीमांचल के यहाँ के राजद के नेता हैं वो अपनाने लगे हैं। मुबारकबाद देता हूं मैं सऊद साहब को, चूँकि एक आलिम हैं, आलिम ज़्यादा हैं, अगर देर से ही सही उनकी ईमानी गैरत ने उनको तकाजा किया है तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। मैं कह रहा हूं, देखा होगा उन्होंने, मैं कह रहा हूं कि सच्चाई मेरे बाप की जागीर नहीं है, इंसाफ मेरे बाप की जागीर नहीं है, सियासत एमआईएम की जागीर नहीं है। अच्छे उसूलों पर जो काम करे तो हम तो उनका कदम वो करना आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वो लोग आगे बढ़ें, हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप भी विधानसभा के अंदर? नहीं, विधानसभा में मैं इस वक्त नहीं था। जो आपके पूर्व विधायक यहाँ किशनगंज के रहे कमरुल हुदाई, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी शायद बहुत जल्द राजद में चले जाएं। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सही वक्त पर फैसला लेंगे, तो उनसे कुछ टच में है आप, क्या वो भी जा सकते हैं? नहीं, इलेक्शन के बाद उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो बेचारे अपना इलेक्शन के बाद अपना, चूँकि इलेक्शन जीतने के बाद भी पार्टी के दफ्तर में आना कभी उसने मुनासिब नहीं समझा। इलेक्शन जीतने बाद उसकी थी, आज भी हमारे ज़ख्म पर थोड़ा थोड़ा नमक वो बेचारे देते रहते हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे। अब पार्टी ने उनके लिए कितनी मेहनत की थी और इलेक्शन कौन लड़ा था, इलेक्शन पूरी पोठिया और किशन की आवाम जानती है। बहरहाल वो जहाँ रहें, बड़े भाई हमारे हैं, इज्जत से रहें, अल्लाह करे अच्छा करें, वो हमारे उनके लिए हमारी दुआएं हैं। और पार्टी ने लेकिन जो उनके साथ किया था, पार्टी ने उनको कहा आप पार्टी के दफ्तर में बैठिए, पार्टी के दफ्तर में बैठने के लिए तैयार नहीं हुई। पार्टी ने कहा पार्टी के उसूलों पे चलिए, वो तैयार नहीं हुए। वो समझ गए कि हम एमएलए बन गए हैं तो हमारा वजूद काफ़ी है। तो बहरहाल चूँकि हमारे पहले एमआईएम के पहले एमएलए थे तो हम के उसके जीत पर मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह जहाँ रखे उनको खुश और आबाद रखे, अच्छा करे, बुलंद मकाम पर जाएँ, वो दुआएँ हमारी। कल हम लोग कोचा धामन और बहादुरगंज विधानसभा में घूम रहे थे, तो खासकर सोनथा हाट जहाँ पे से आपको शुरू से बहुत ज़्यादा वोट मिलता रहा है और इस बार भी इजहार साहब को एमआईएम की टिकट पर ज़्यादा वोट मिला था, वहाँ के लोगों में एक आम राय थी कि अख्तरुल ईमान अगला चुनाव जो है लोकसभा चुनाव वो राजद से लड़ेंगे, उनकी बात चल रही है। तो ये बातें कहाँ से निकल कर आ रही है कि आप भी राजद में जाएंगे? ये बातें कुछ लोग कन्फ्यूज़ करने के लिए कह रहे हैं, कन्फ्यूज़ करने के लिए। मैं राजद से होके आया हूँ, है ना। 15 दिन मैं जदयू में भी रहा। अभी तेजस्वी जी बयान दे रहे थे कि भाई हमारी पार्टी में वो थे और वो जदयू में चले गए, तो उनको पता नहीं है कि मैं उनकी पार्टी से रिज़ाइन करके तब इलेक्शन लड़ा था। ऐसा नहीं कि बगैर रिज़ाइन किए हुए। मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर इन विधायकों में गैरत है, जो लोग कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म को, सेकुलर धारा को मजबूत करने जा रहे हैं, गैरत है तो रिज़ाइन करें और इलेक्शन लड़के चले जाएँ। और वो ये भी कह रहे थे कि साहब वो हमारी पार्टी से गए, तो उसको पता नहीं कि बीजेपी के साथ जदयू उस वक्त नहीं थी। जदयू से हम कुछ लोगों ने बीजेपी को से जदयू को अलग कराया था जब जदयू के इलेक्शन लड़े थे। और 15 दिन ही जब मैंने देखा कि जदयू की कुर्बत है रिश्ता टूटने के बावजूद भी, तो 18 महीने के बाद लोगों ने समझा, और 18 महीना पहले अख्तरुल ईमान समझ गया था कि जदयू का रिश्ता बीजेपी के साथ है, और मैंने उस वक्त छोड़ दिया था। मैं बेवसूली की सियासत नहीं करता हूँ, और मैं चाहे मिट्टी में मिल जाऊँ, लेकिन एमआईएम और एमआईएम के नज़रियात और अक़लियतों, दलितों और सीमांचल के गरीबों और मज़दूरों की हक़ की लड़ाई लड़ूंगा। और मैंने इन पार्टियों को देख लिया है, ये ज़बानी तौर पर तो कहते हैं कि हम अक़लियतों का दम भरते हैं, अक़लियतों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन बता दीजिए मुझको क्या काम हुआ इसके ज़माने में, गवाही दिला दें। नहीं, मतलब आप की राजद से कोई बात नहीं चल रही है, लोकसभा तक 2024 तक आप नहीं जा रहे थे? यकीनन नहीं, इसमें क्या शुभ की बात है, यकीनन नहीं। जो इलाके में चर्चा है वो सारी है। ये लोग अभी जो मौजूदा वक्त का जो वो हुआ है, इसी को डैमेज कंट्रोल के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कुछ लोगों से करवा रहे हैं, कि वो भी हमारे हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि साहब अख्तर साहब के मशवरे से लोग आए हैं। तो अब ऐसे लगो बयान और धोखे कह रहे हैं कि उन लोगों को आगे भेजा गया, वो पीछे से आएंगे, धोखेबाज। तो मुझको ऐसी क्या पड़ी थी जी? तो सबसे पहले तो मैं आगे मैं न जाता, है ना। तो देखिए, हम लोग उसूलों की कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना जानता मैं भी हूँ कि आफियत साहिल में। ये शुरू से मेरा रहा है। और मैं उधर से राजद ने क्या प्रयास किया आपको भी ले जाने का? राजद के लोग जानते हैं कि अख्तरुल ईमान आएगा तो हक़ की बात करेगा, सच्चाई की बात करेगा, और एमआईएम को जो उसने खड़ा किया है, इन्हीं वसूलों पर खड़ा किया है, तो हक़ तो देना नहीं है, और उनके बातों का मेरे पास जवाब भी नहीं होगा, तो हिम्मत भी नहीं हुई किसी की, क्योंकि लोग जानते हैं कि ज़मीर बेच के अख्तर ज़िंदा नहीं रह सकता है ना।
अब तो आप एक तरीके से लोकसभा चुनाव भी सामने देखें, जो जाहिर सी बात है लड़ेंगे ही आप। तो 2024 को अगर आप देखें तो किशनगंज लोकसभा के अंदर आपकी पार्टी कमज़ोर पड़ गई, विधायकों के नंबर कम हो गया, आप अकेले बचे, एक कांग्रेस के भी एक हैं और राजद के सबसे ज़्यादा आप हो गए। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आगे के लिए? 2019 में हम जब लड़े थे तो हम तो विधायक भी नहीं थे, लेकिन सीमांचल के लोगों ने हम पर बड़ा एतमाद किया है और उस इलाके से जाकर हम इलेक्शन लड़े जहां हमको एमएलए का इलेक्शन वहाँ लड़े, जहाँ एमपी में हमको बहुत वोट आया था। तो हमें इन विधायकों के जाने का और आने का नहीं, सीमांचल की जनता पर, गय्यूर जनता पर, गय्यूर नौजवानों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, फटेहालों पर, और जो ये समझते हैं कि 75 सालों तक हमारे साथ हमने टैक्स दिया है और हमको हक नहीं मिला, वो लड़ाई में अख्तर ईमान हमारा आगे लड़ रहा है। तो यकीन नहीं कि उनकी मोहब्बत, उनकी दुआएं मिलेंगी। आज भी मैं बिहार सरकार के नाक पर ये कहता हूँ कि वोट नहीं दिया सीमांचल के लोगों ने। ये लोग कहते हैं कि वोट नहीं दिया सीमांचल के लोगों ने, इसलिए 40 किलोमीटर तक रहे। खरखड़ी में नहीं बने पुल, बैसा घाट में उसके दाएं बाएं नहीं बने पुल, परमान में नहीं बने पुल, है ना, और यहाँ सिल्ला घाट में न बने पुल, आसजा में न बने पुल। ये लोग कोशिश कर रहे हैं। क्यों कोशिश कर रहे हैं? कि ताकि यहाँ पर काम नहीं हो। मैंने कहा है सरकार को चढ़कर कि हुकूमत बनती है वोट के ज़रिए से। हुकूमत अगर किशनगंज के वोट से, सीमांचल के वोट से हम लोग बनाते तो आपसे वजारत में हिस्सा लेते। हम हुकूमत बनाने में आपके साथ नहीं है, लेकिन टैक्स हमने दिया है कि नहीं दिया है? हुकूमत टैक्स से चलती है, इसलिए जनता के टैक्स के साथ सौदा मत करो, जनता के टैक्स का धोखा मत। विधायकों की शिकायत थी, जो मेरी बात हुई, अभी तो इंटरव्यू करना है, लेकिन जो बात हुई अब तक, तो उन्होंने ये कहा कि जब पार्टी चुनाव जीती उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, मतलब जो बीच में गैप हुआ, जैसे ओवैसी साहब उसके बाद वापस नहीं आए चुनाव जिताने के बाद, या दूसरे बड़े नेता इम्तियाज़ जलील साहब नहीं आए, कोई भी बड़े नेता वापस देखने नहीं आया कि क्या कुछ इलाके में चल रहा है। इलाके में बाढ़ आया, पिछले साल भी आया, इस बार भी आया है, तो अब तक कोई नहीं आया। तो ये कमी रह गई पार्टी। मैंने तस्त में जो सजा के दे दी उनको जागीर, तो शिकवा बहुत है। ये बता दे कांग्रेस के लोग जीते हैं, आ गई सोनिया जी यहाँ पर। राजद के लोग जो जीते हैं तो राजद के लोग वहाँ पर आ गए, इसलिए तो बदलाव की उम्मीद। अरे बदलाव तो ये है कि 5-5 लोग जीत गए, तुम काम करो। और जब इनको काम के लिए बुलाया गया तो हाजिरी भी नहीं देते। मैंने सब कुछ करें, वो आपको जिता भी दें, है ना, और आपका आकर के सब कुछ करते रहें वो। यही आप तो दूसरे लोगों से तवक्को नहीं है। एक विधायक जी ने बयान दिया है कि हम लोग इलाज के लिए फ़ोन करते थे, तो अब ऐसे साहब फ़ोन नहीं उठा देते। भाई तो इलाज के लिए अब जिसमें गए हो, कितने मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा इलाज हो जाएगा। जितना काम सीमांचल में ओवैसी साहब ने किया है, हैदराबाद में करवाने के लिए, बिल्कुल सीमांचल में जितना काम किया है, जितना रिलीफ का फंड किया है, कोई पार्टी ने आज तक नहीं किया है। और आने वाले दिनों में बाज़ाब्ता अभी मीटिंग हुई पटने में, ये हैदराबाद में, कि साहब वहाँ ओवैसी एक्सेलेंसी स्कूल के लिए आप लोग जगह देखिए क्या मुनासिब होगा। हॉस्पिटल के क़याम का मसला है, उस पर आप लोग बात कीजिए। या अभी तो गए थे अभी शहनवाज साहब, उनके सामने अब भी ये चीज़ होगा या बिल्कुल होगा। उस पर हम तो पूरी उम्मीद है कि इस सरजमीन में जितना एतमाद बहाल किया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर ओवैसी साहब इन हादसे से उनके दिल में सीमांचल के गरीब और पसमानदा लोगों के तई जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत में कहीं कमी नहीं आएगी। चंद लोगों ने दगा दिया है, लेकिन इतने जो करोड़ों लोगों ने जो वफा किया है, इस वफा को कभी वो फरामोश नहीं कर सकते। आएंगे वो आने वाले दिनों में, यकीनन आएंगे, यकीनन आएंगे, बार बार आएंगे, मतलब 1-2 महीने आएंगे। अरे इधर तो आप देख लें, इधर अब कोरोना का पेंडेमिक हो गया, कई कई जगहों पर इलेक्शन हो गए, वो नेशनल लेवल के लीडर हैं, तो उनकी अपने मसरूफियात हैं, लेकिन उनके लोग तो आए। जाफर हुसैन मेराज साहब आए, माजिद साहब आए, जो उनके लीडर आए। हर मामले में ओवैसी साहब आ जाएंगे बेचारे, है ना, उनके लीडर्स तो आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए। इनको बुलाया गया, जितनी इज्जत और तौकीर उनको मिली तो क्या कहना, है ना। ससुराल में भी उतना इस्तकबाल नहीं हुआ होगा, और इन लोगों ने जो इलेक्शन भी जीता हुआ इस्तकबाल नहीं हुआ। हैदराबाद वालों ने जो इस्तकबाल इनका किया, गले लगाया, पेशानी चूमी, और जिन लोगों की पेशानी चूमी उन लोगों ने दूसरों के कदम चूमे। अगर जो कदम चूमने वाले हैं उसको पेशानी के चूमने की कोई कीमत मालूम नहीं होती। परिंदा जो कफस में रहने का आदी हो जाता है, आज़ादी से उनको बड़ा डर लगता है। जो लोग गुलामाना सियासत के आदी हो गए हैं, वो लोग आज़ाद सियासत करने से बहुत घबराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान। तमाम बातें आपने सुनी पार्टी को टूटने को लेकर।